નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે વિડીયો તમને સંભળાવવાનો છું એ વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો અને પસંદ આવે તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો અને તમારી આસપાસ રહેતા મોદી ભક્તોને પણ ફરી એક વખત તમે આ વાતને યાદ અપાવી દેજો। 2014માં નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા ત્યાર પછી પ્રકારની અલગ અલગ ગેરંટીઓ આપી જનતાને। ત્યારે જનતાને એવું હતું કે જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગેરંટીઓ આપી છે એ ગેરંટીઓ જો પૂરી થઈ જાય તો આપણું જીવન સફળ થઈ જાય, આપણા બધા જ પ્રોબ્લેમનો સોલ્વ થઈ જાય। એક પછી એક નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે ગેરંટીઓ આપતા હતા એ ગેરંટીઓમાંથી કેટલી ગેરંટીઓ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પૂરી કરી છે અને કેટલી પૂરી કરવાના છે અને કેટલી પૂરી થઈ શકે એમ છે એ તમામ ખુલાસો આજે મારે તમારી સાથે કરવો છે। ત્યારે અમારા મિત્ર દિયા શર્માએ જેને તે વાત કરી છે એ વિડીયો તમે સાંભળશો એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે વાત કરી હતી એમાંથી કેટલી ગેરંટીઓ પૂરી થઈ ગઈ છે અને આ ગેરંટીઓ પૂરી થઈ ગઈ છે છતાંય આપણને ખબર નથી। એટલે વિડીયો જે બતાવવાનો છું એ ધ્યાનથી સાંભળજો અને દરેક લોકો સુધી શેર કરજો। આવો સાંભળીએ। तो कहते हैं कि हमारी गारंटी कभी फ्लॉप नहीं होती है। मोदी सरकार की गारंटी फ्लॉप नहीं होती। मैं दिखाता हूँ आपको मोदी सरकार की गारंटियाँ कितनी फ्लॉप हुई हैं कि जनता से बोलेंगे सबसे बड़े झूठ। 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे। आज पूरे 10 साल हो गए सत्ता में आए हुए। सिर्फ 100 दिन यानी कि 3 महीने की बात हुई थी और आज 10 साल हो गए, अभी तक कोई काला धन वापस नहीं आया। उल्टा जो काला धन जमा था वह डबल हो चुका है, डबल से भी ट्रिपल। नोटबंदी से काला धन खत्म होगा। जितनी इन्होंने नोटबंदी करी थी 98.7% नोट जो है सर्कुलेशन में वापस आ गए थे, बैंकों में जमा हो गए थे। कोई इसका मतलब काला धन नहीं निकला। 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे, इतना काला धन मैं वापस ले आऊंगा। आज तक कोई भी एक लाभार्थी बता दे कि मेरे खाते में 15 लाख आ गए हैं। ये पेट्रोल डीजल आपको 35 रुपये लीटर मिलेगा, ये मोदी सरकार के वादे थे 2014 से शुरुआत करके उन्होंने। और आज 10 साल होने के बावजूद ही उन्होंने इस 35 रुपये को और एड ऑन कर दिया है। उसमें 70 रुपये लगभग एवरेज होती थी 2014 में। पेट्रोल की कीमत 70, 67, 68, 69 इस तरह से चलती थी और आज वो 97, 98, 100, 105 मिलता है। ये उन्होंने बोला था कि 35 रुपये प्रति लीटर कर देंगे, लेकिन वास्तव में 35 रुपये प्रति लीटर और बढ़ा दिया। रुपया मजबूत हो गया। 60 रुपये कीमत थी उसमें डॉलर की और आज क्या है 83 रुपये से ऊपर क्रॉस कर गया। ये रुपया मजबूत हुआ है। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। 22 पूरा खत्म हो गया, 23 भी खत्म होने वाला है। एक भी स्मार्ट सिटी आज तक अगर कोई सी बनी हो, कोई भी मुझे दिखा दे तो मुझे समझ में आती है कि हाँ ये स्मार्ट सिटी है। उसके बाद 2022 तक हर परिवार को एक घर। आज तक एक भी परिवार को घर नहीं दिया। वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए थे उससे पहले एक वादा करा गया था कि जी हमने घर दे दिया है। एक लक्ष्मी देवी का नाम था, उसको दिया गया था। अगले दिन उसका इंटरव्यू हो गया तो उसमें क्रॉस से हो गया चेक कि नहीं मैं तो किराए के मकान में रहती हूँ, 500 रुपये महीने हो। तो जब इन 10 सालों में 9-10 सालों में उनके वादे पूरे नहीं हो पाए तो क्या लगता है आने वाले सालों में पूरे होंगे कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वादे करते हैं वो तो झूठ बोलते हैं, तो झूठ तो कभी पूरा होता ही नहीं। झूठ तो पूरा थोड़ी होता है। मैं कह दूं मैं वो सन्नी देओल बन के ये खंबा उखाड़ दूंगा मैं, तो ये झूठ ही तो है। मेरा वादा थोड़ी पूरा होगा। ये मैं वादा सबके सामने करता हूँ लेकिन मैं नहीं उखाड़ सकता, तो सारी बात है झूठ है मेरा। अभी तो इसमें 5 साल और रह गए। कई जनता ऐसे भी हैं जो पूरा विश्वास करते हैं उन पर कि मोदी जी अपने वादे करते हैं, जिनको कहते हैं ना आज की डेट में एक शब्द चल रहा है अंधभक्त, वो लोग विश्वास करते हैं जिन्हें ये यकीन है कि बैल दूध दे देगा। वो 10 साल से इसी उम्मीद में है कि ये बैल तो दूध दे ही देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, लेकिन दे देगा ये दूध। और दूसरा जितना भी उनको पसंद करने वाली बात है, मैं खुल के कैमरे पे कहता हूँ, मैक्सिमम कम्युनिटी वो है जो मुसलमानों से नफरत करती है और मोदी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ वो नफरत को हवा देते हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी है वो लगातार मोदी जी को सपोर्ट करती है। चाहे मोदी जी कुछ भी कर दें, चाहे वो काला धन वापस नहीं लाए, कोई बात नहीं। मुसलमान तो टाइट हो रहे हैं, उनकी चूड़ी तो टाइट हो रही है, मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी है। एक मूर्ख होते हैं धर्म को राजनीतिक मुद्दा बनाकर पूरा बना रखा है, पूरा बना रखा है। 2014 से क्या है, 1990 से शुरू हुई बात हुई थी। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ। 1990 में इन्होंने सबसे पहले सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। धर्म का ही तो मुद्दा था वो, शुरुआत ही इन्होंने धर्म से करी। आज तक भी धर्म पे चल रहे हैं। राम मंदिर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करा, कोर्ट के इससे फैसले से वो खत्म हो गया मसला। अब उस राम मंदिर को लगातार प्राण प्रतिष्ठा के इन सब चीजों के लिए 45 दिन तक लगातार काम करेंगे कि जी 45 दिन गांव-गांव जाएंगे, अलग जगाएंगे, ये करेंगे। तो ये धर्म की राजनीति तो है। ये
सरकार का काम धर्म की राजनीति करना होता है, जबकि हमारा देश बिल्कुल संविधान से चलने वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोई जगह नहीं है। किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी आर्टिकल में, भारत के संविधान में कहीं ये नहीं मेंशन कि सरकार धर्म के आधार पर काम करेगी। सरकार को कोई राइट नहीं है कि वो किसी का मंदिर बनाए, किसी की मस्जिद बनाए, किसी का गुरुद्वारा बनाए, किसी का चर्च बनाए। ना उनके वो किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी सबको है, चाहे आज मैं हिंदू हूँ, चाहे मैं कल को मुसलमान बनूँ, चाहे मैं क्रिश्चियन बनूँ, चाहे मैं सिख बनूँ, कुछ भी बनूँ, मुझे हर धर्म की आज़ादी है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक आज़ादी। लेकिन सरकार को ये राइट कहीं भी नहीं है पूरे संविधान में कि वो धर्म के आधार पर भेदभाव करे। राम मंदिर बनाने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री हैं वो देश के, क्यों जा रहे हैं भाई? राम मंदिर बनाना था, राम मंदिर का ट्रस्ट है, बोर्ड है, जाएं, बात खत्म। लेकिन वो तो उन्होंने बढ़ाव करना है, भुनाना है इस मुद्दे को, इस वजह से वो जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इसका फायदा तो हो ही रहा है ना, क्योंकि इतने राज्यों में उनकी सरकार नहीं हो रहा। फायदा कुछ नहीं। 15 राज्यों में आज की डेट में सरकार है बीजेपी की। 15 में से 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। 6 राज्यों में उन्होंने सपोर्ट दे रखा है, जैसे महाराष्ट्र में सपोर्टिव चल रही है और मणिपुर में सपोर्टिव चल रही है। इस तरह से जहाँ जहाँ गोवा में इन्होंने इस बार तो बना ली पूर्ण बहुमत से, इससे पहले 14 MLA खरीदे थे। इस तरह से तो ये इनको बेनिफिट कहीं नहीं मिलने वाला। इनका जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो लगभग 40% के आसपास बैठता है। इनका 40% है, 40% ही रहेगा। 40 से 42 में होने वाला। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। मंदिर मेरे लिए वोट का मुद्दा है ही नहीं। मंदिर आप मेरे लिए 50 और बना दो, मेरा वोट बीजेपी को फिर भी नहीं जाएगा। मुझे देश का भविष्य देना है, संविधान की रक्षा करनी है, मुझे अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखना है। तो मेरे जैसी सोच के जो लोग हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन 40% जो लोग हैं वो गोलबंद हुए पड़े हैं, वो गोलबंद ही रहेंगे। पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, 3 राज्यों में उनको जीत मिली थी। अब दोबारा ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार भी उनको कुछ इसका फल मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले आप देखिए, पहले कितना कांग्रेस का वोटर कितना परसेंटेज बढ़ चुका है। अभी पीछे के 3-4 राज्यों के हम चुनाव में अगर देखा जाए तो टोटल वोटिंग हुई थी 4 राज्यों के, मिजोरम को छोड़कर। उसके अलावा जो 4 करोड़ 90 लाख वोट टोटल पड़े थे, जिसमें से कि 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को मिले, 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी को मिले, 9 लाख वोट फालतू ही मिले कांग्रेस को। तो इस हिसाब से फर्क आएगा, जाहिर बात है। पर भाजपा तो कहती है कि सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है यात्रा। किस किस्म से गुमराह कर रहे हैं वो क्या झूठे वादे कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो गुमराह? कोई झूठे वादे कर रहे हैं या वो जुमलेबाजी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो तो एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी बात लोगों के बीच में रख रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं। आम जनता से मिलना और आम जनता को गुमराह करना, दोनों में बहुत फर्क है ना। आम जनता से मैं मिल रहा हूँ, तो मैं मिल रहा हूँ, मैं गुमराह तो नहीं कर रहा। उन्होंने कोई झूठे वादे नहीं करे कि मैं 100 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, मैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे दूंगा, मैं काला धन वापस ले आऊंगा। गुमराह करने वाले तो वादे ये थे, भाजपा के वादे थे, मोदी जी के वादे थे। भाजपा कहती है कि हम रोजगार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने एक रिपोर्ट निकाली, उसके अनुसार ये पता चला कि बेरोजगारी का तो बढ़ता ही जा रहा है रेट भारत में। हाँ जी बिल्कुल है। पिछली आंकड़ा जो आया था बेरोजगारी का 6.8 का आया था। जब मनमोहन सिंह जी ने सत्ता छोड़ी थी उस टाइम 2.4 का बेरोजगारी का दर थी, और आज वो बढ़ के 6.8 हो गई है। भाजपा कहती है हम 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। पूरे 2 करोड़ नौकरी, मैं कह रहा हूँ पूरे 10 साल इनके शासन को होने जा रहे हैं, लगभग 9.5 साल हो चुके हैं, आज तक वो 2 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। अभी तक इन्होंने करा क्या है? 10, 20, 50 हज़ार, 51 हज़ार, 71 हज़ार के वो रोजगार मेरे लगाए हैं। जो SSC वैकेंसी लेती है, उन्हीं वैकेंसी को भरने के बाद इनको नियुक्ति पत्र बांट के और पूरे फुल पेज के ऐड दे दिए जाते हैं कि ये हमने नियुक्ति पत्र देने शुरू करे और हमने रोजगार मेला लगाया। जबकि वो ऑलरेडी एस्पायरेंट्स होते हैं, जो पहले से पहले एग्जाम दे चुके होते हैं, पास हो चुके होते हैं। उसके बाद इन्होंने नई कोई भी वैकेंसी क्रिएट नहीं करी। PSU में लगभग, जो हमारी PSU हैं उनमें लगभग 3 लाख वैकेंसी खत्म कर चुके हैं। केंद्र सरकार में 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, सेना में 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य सरकारों में, तमाम राज्य सरकारों में, बीजेपी शासित राज्य सरकारों में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, 7.8 पर है। तो कहाँ से रोजगार आया? झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। इनकी एक चीज सबसे बढ़िया है, बस झूठ। सबसे बड़ा झूठ, मेरा झूठ सबसे मजबूत। झूठ जिनसे जितना मर्जी बुलवा लो आप, जितना मर्जी बुलवा लो, थोक के बोलेंगे, दबा के बोलेंगे, और उसके बाद उस झूठ को सही साबित करने के लिए इनका जो पालतू मीडिया है, टीवी मीडिया, वो लग जाता है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, पर ये बोलते हैं कि हम इकोनॉमी में 5वें नंबर पर हैं। इकोनॉमी में 5वें नंबर पे होना वो अच्छी बात है, लेकिन कर्जे से तो नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने जो कर्जा छोड़ा था पिछले 67 सालों की शासन में, और पुराने प्रधानमंत्रियों को सबको मिला के मात्र 56 लाख करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़ के अभी ताजी रिपोर्ट जो आई है IMF की, उसने बताया कि 205 लाख करोड़ हो चुका है। यानी कि पिछले 10 सालों में 300 गुना, 50 करोड़ से सीधा 205 करोड़ हो गया, 205 लाख करोड़, जो हमारी GDP का लगभग 80% पहुंच चुका है। तो अगर इस तरह से अगर आप GDP बढ़ाएंगे तो क्या GDP बढ़ाई? मैं अपना काम धंधा कर नहीं रहा,
कर्जा ले लेके मैं अपने आप को दिखाए जा रहा हूँ, ITR फाइल करे जा रहा हूँ, हाँ जी मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ। कल को ये कर्जा चुकाएगा कौन? मैं ही तो चुकाऊंगा, आप चुकाओगे, ये चुकाएगा। और चुकाने का रास्ता क्या होगा? जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा वो पेट्रोल के रेट बढ़ाएगी, डीजल के रेट बढ़ाएगी, और चीज़ों के जरूरी चीज़ों के जो सरकार के अंडर में सारी चीज़ें आती हैं, कंट्रोल होती हैं, उन सब चीज़ों के रेट बढ़ा के उनसे उन्होंने जनता को चूसना है। महंगाई तो बढ़ती जा रही, फिर भी जनता क्यों उनको ही सपोर्ट, अभी भी उनको ही सपोर्ट मिल रहा है, वोट उनको ही मिल रहा है? क्या जनता को दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है? जनता को सब दिखाई दे रहा है और जनता वोट भी खूब खुल के डाल रही है। इस मुद्दे को आप थोड़ा सा मेरे से लेट मिली है, मैंने 15-20 दिन पहले इस बात को उठाया था। अब की जो इनकी जीत है वो टोटल EVM बेस्ड है। जो इतना सीना ठोक के कहते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, और इनका है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो एक वहाँ का कैंडिडेट था, उसने बोला कि मैं 93,000 वोटों से जीतूंगा, और वो 93,000 वोटों से ही जीता। સાંભળ્યું ને? તો વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરી દો અને અંધભક્તોને ફરી એક વખત યાદ અપાવી દો કે તમારા સાહેબે જે જનતાને ગેરંટીઓ આપી હતી એ ગેરંટીઓ ક્યારે પૂરી થશે? આ ચાલુ સત્તામાં પૂરી થશે કે આવનાર 2024માં નરેન્દ્રભાઈ એક વખત જો વડાપ્રધાન બનશે તો એ સમયે પૂરી થશે કે પછી ક્યારેય પૂરી નહીં થાય? વિચાર તમારે કરવાનો છે 2024માં તમારે કોને વોટ આપવો છે દોસ્તો. વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરી દેજો ને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું બિલકુલ ભૂલશો નહીં.